मैं तो एक बहुत साधारण वॉलंटियर था जब अन्ना हजारे जी और उनके साथ अरविंद जी और तमाम हमारे बड़े नेता जो है एक आंदोलन कर रहे थे। और उसके एक हिस्से के दौरान तो मैं दिल्ली में नहीं था, मगर जब मैं दिल्ली में आया, मुझे लगता है कि मैं करीब 2011 में दिल्ली आया हूँगा। तो पहले मैं दिल्ली में ही रहा हूँ, दिल्ली में ही मैंने सब कुछ किया है, बट नौकरी के सिलसिले में मैं बाहर भी रहा। तो जब मैं आया था तो मैं इनके आंदोलन वगैरह में जाता था, अपनी टीम के साथ जाता था मैं, और मैंने अपने आप को रजिस्टर कराया था कि इनके साथ मैं काम करना चाहूँगा एज अ वॉलंटियर। तो वॉलंटियर के तौर पे इन्होंने मुझे रखा हुआ था। और जब पार्टी बनी तो कुछ लोग, ज़्यादातर 80-85% लोग पार्टी में आ गए। 10-15% लोग बोले कि हम पार्टी में नहीं आएंगे, तो वो लोग नहीं आए, तो हम लोग पार्टी में आ गए अरविंद केजरीवाल जी के साथ। और जो बड़े नेता हैं हमारे, मनीष सिसोदिया जी हुए, संजय सिंह हुए, ये सब लोग थे। फिर क्योंकि पहला इलेक्शन था तो मैं जॉब करता था उस वक्त। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर स्क्रम मास्टर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो 2013 के नवंबर में शायद चुनाव डिक्लेयर हुए थे, और मैंने मार्च 2013 में, उससे कुछ महीने पहले, नवंबर 2012 में पार्टी बनी, और 2013 के मार्च के करीब में मैंने अपने जॉब से रेजिग्नेशन दिया था। उसके कुछ महीनों बाद मुझे कैंडिडेट बनाया गया था आम आदमी पार्टी ग्रेटर कैलाश से, और पहली लिस्ट में मेरा नाम था कि पहली 4 या 5 कैंडिडेट जो डिक्लेयर हुए थे उसमें मेरा नाम इन्होंने रखा था। और उसके बाद एक बार क्या हुआ था कि डोनेशन को लेके एक टीवी चैनल ने स्टिंग किए थे हमारे कुछ कैंडिडेट्स के। तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स के स्टिंग तो ये काट छांट के इन्होंने कुछ करके दिखाए थे, मगर कुछ कैंडिडेट्स के स्टिंग ये नहीं दिखा पाए थे क्योंकि उसके अंदर बहुत क्लियर कम्युनिकेशन था। तो वो जब पूरी की पूरे स्टिंग जो है हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के जरिए देखे थे, तो उसके अंदर जो मेरा जो पूरा का पूरा उनसे वार्तालाप था वो हमारी पार्टी ने बहुत चलाया था उस वक्त सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमने अरविंद केजरीवाल की फोटो दिखा के मैंने उनको कहा था, देखो ये पार्टी इनकी है और इनकी पार्टी में ये सब नहीं होता है। तो अगर आपको जो है कोई काम कराना है और उसके लिए आप डोनेशन देना चाहते हैं तो काम के बारे में हम कोई आपसे इस वक्त जो है चर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर काम आपका ठीक होगा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो है मैं पार्टी की लीडरशिप की निगाह में आया था उस वक्त। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से उन्होंने, पहली बार लोग भी कम थे, 28 ही लोग हमारे जीते थे, तो उसमें इसलिए उन्होंने मुझे उस वक्त मंत्री भी बनाया था। फैमिली का क्या था जब आपने बोला कि मुझे जॉब छोड़नी है और पॉलिटिक्स में आना है, रिएक्शन कैसा था और किस तरह सपोर्ट रहा? देखिए, जनरली मिडिल क्लास परिवारों के अंदर इफ यू डोंट हैव अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो पॉलिटिक्स को कोई करियर तो नहीं माना जाता। मतलब पॉलिटिक्स को तो जनरली ये माना जाता है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप पॉलिटिक्स भी शुरू कर सकते हैं, उस पैसे के जरिए जो है आपके लिए पॉलिटिक्स आसान हो जाएगी, या आपके माता पिता या दादा परदादा पॉलिटिक्स में रहे हैं तो आपके लिए पॉलिटिक्स में जाना आसान है। तो एज सच कोई करियर तो नहीं माना जाता था। और क्योंकि मेरा अच्छा करियर था, मैं अच्छे पैसे कमाता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे और अच्छी ग्रोथ हो रही थी, तो घर वालों को तो थोड़ा लगा कि ये मतलब एक अच्छा खासा लड़का सेटल्ड है, पूरा का पूरा खराब ना हो जाए। बट कोई बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा रिएक्शन ये भी था कि, क्योंकि उनको लगा कि भाई अगर इसने सोचा है कि जाना है तो जाएगा ही, ऐसा नहीं है कि वो रुकेगा। बट ये था कि बहुत ज्यादा खुश भी नहीं थे घर वाले कि इसके अंदर जाएं, बल्कि एक बार एक इंटरव्यू में तो अरविंद जी ने बताया कि इसके घर वालों को भी मनाना पड़ा क्योंकि कि ये पॉलिटिक्स में जाए। बट ओवरऑल अभी मुझे लगता है कि अब तो हमें आदत हो गई है सबको करने की, और अब हम जो है बहुत ज़्यादा अपना फील्ड छोड़े हुए भी बहुत समय हो गया। कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपको पूरा जो है अपडेटेड रहना पड़ता है। तो अब तो जो है मैं बीच में 2019 तक तो मैंने फिर भी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग्स में करता था, कंसल्टेंसी करता था मैं बीच बीच में प्राइवेट कंपनीज की। बट अब तो वो भी मैंने करीब 4-5 साल से जो है
वो कम कर दी है, बहुत मिनिमल है, अगर की भी होगी तो कोई इक्की दुक्की कहीं पे की होगी। जी 2017 में आप एकदम से सुर्खियों में आए जब आपने ईवीएम हैकिंग को लेकर बड़े जी दावे जी किए। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में ईवीएम हैक हो सकते हैं? देखिए, अगर आप किसी भी इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर से या किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट से बात करेंगे तो वो आपको 100% ये बात बता सकते हैं कि दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर टेम्पर किया जा सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। और अब आप सोचिए कि गूगल, फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनियां, उनको भी हर 1-1.5 महीने बाद अपने सर्विस पैक लाने पड़ते हैं, जिसके लिए आपके पास आता है ना अपडेट योर फोन। वो क्यों आता है? अपडेट योर फोन इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उनके सॉफ्टवेयर की कमी दिखती है कि इस कमी की वजह से कहीं ये फोन हैक ना हो जाए, इस कमी की वजह से कहीं ये एप्लीकेशन हैक ना हो जाए, तो वो भी लगातार अपने आप को अपडेट करते हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके अंदर लोग करोड़ों रुपए की सैलरी ले रहे हैं, वो तक टेम्पर प्रूफ नहीं कह सकते अपने आप को, तो हमारे इलेक्शन कमीशन की ईवीएम्स तो बहुत मतलब जो है बहुत ही जो है ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं। और जो दुनिया भर की सबसे ये मान लीजिए सबसे विकसित देश हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी हमसे 10-10, 15-15 साल आगे है, वो भी ईवीएम्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं। मगर फिलहाल क्योंकि ये चुनाव जो है हमारा दिल्ली का है, हम इसके अंदर ईवीएम के ऊपर जो है हमारा जो है वो दारोमदार नहीं है। इस चुनाव में बेसिकली हमारी कंसर्न ये है कि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों के अंदर वोटर डिलीट किए गए हैं। और मैं अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ देख रहा था, उनके यहाँ पिछले चुनाव से लेकर इस चुनाव तक 50,000 वोटर डिलीट हो गए। मतलब ये तो एक असाधारण बात है। 50,000 वोटर डिलीट होना ये साधारण नहीं है। जनरली क्या होता है कि 5 साल के अंदर आपके यहाँ करीब 8 से 10% वोटर बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 1.5 लाख वोटर था तो वो अगले चुनाव के अंदर 1,70,000 होना चाहिए था, क्योंकि आबादी बढ़ती है, दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है। मगर अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा के अंदर वोटर जो 1.5 लाख थे वो कम होके 1 लाख हो गए। और मात्र अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर 6,000 वोट उनके यहाँ कटवाए गए हैं। और जिन लोगों ने वोट कटवाए हैं वो खुद बड़े संदिग्ध लोग हैं। ज्यादातर लोगों का की तरफ से जिनकी तरफ से एप्लीकेशन आई है वो लोग मिले नहीं है कि कौन लोग हैं जिनके कहने पे इतने सारे वोट काट दिए गए हैं। उनकी वेरिफिकेशन नहीं की गई है कि क्या ये लोग यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो एक गड़बड़ करने की जो कोशिश इस बार भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही है वो वोटर डिलीशन का काम है। और पिछले कई चुनावों से हम देखते थे कि बहुत सारे लोग हमारी इलेक्शन के दिन टेबल्स पे आके कहते थे कि हमारा वोट नहीं मिल रहा, कहाँ गया, हमारा वोट नहीं मिल रहा, कहाँ गया। और फिर पता चलता था उनका वोट काट दिया गया। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपने पारंपरिक अपने खानदानी घरों में रहने वाले लोग, बुजुर्ग, जो मतलब पूरी जिंदगी जिन्होंने यहाँ गुजारी है, जिनको सब लोग जानते हैं, उनके वोट काट दिए गए। और इत्तेफाकन वो हमारे वोटर हैं, वो हमारे नॉन वोटर्स हैं। तो इससे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वोटर डिलीशन के ऊपर जो है पूरा का पूरा ध्यान रख रही है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आप जीत नहीं रहे होते तो आप दूसरी पार्टी के वोट काट के जीतने की कोशिश करते हैं। मगर ये मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर भी जो है इनको कोई जो है जीत हासिल होगी। फैमिली को कितना समय दे पाते हैं अब आप, खास तौर से अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों के साथ क्या समय बिता पाते हैं? देखिए, समय तो कम ही दे पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि फैमिली को आपके जितने भी अपने पर्सनल कांटेक्ट होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके कॉलेज फ्रेंड्स हों, चाहे वो पुराने ऑफिस के कुलीग्स हों, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, सबके लिए काम टाइम जो है आपके पास खत्म हो जाता है। जैसे आपके जो रिश्तेदार होते हैं वैसे आप जनरली उनके बर्थडेज पे जाते हैं, उनके बच्चों के बर्थडे पे आप जाएंगे, आपके बच्चों के बर्थडे पे वो आएंगे, दिवाली पे या राखी पे आप अपनी बहनों के घर जाएंगे, बुआ के घर जाएंगे, मामा की लड़कियों के घर जाएंगे या वो आएंगी।
अभी बहुत जो है मिनिमल हो जाता है, क्योंकि आपके पास राखी के वक्त भी के दिन भी आपके पास समय नहीं होता। दिवाली के दिन आप जैसे अपने घर में पूजा करेंगे, दिवाली के दिन आप घर रहेंगे, बट दिवाली के दिन भी एक एमएलए के तौर पे मैं मात्र 10-15 मिनट ही घर पे पूजा के समय आ पाता हूँ। और उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ काली पूजा होती है सीआर पार्क में, और करीब 12-13 जगह काली पूजा होती है, तो आप समझ सकते हैं 9 बजे मैं निकल जाता हूँ फिर से, ताकि 9 से लेकर 1-1:30-2 बजे तक काली पूजा, एक पूजा से दूसरी पूजा जाना पड़ता है। फिर दशहरा होता है, दशहरे के दिन हमारे यहाँ दुर्गा पूजा विसर्जन होता है, जिस दिन दशहरा होता है, तो दशहरे के दिन भी उस विसर्जन के अंदर आधा दिन जो है आपका बीत जाता है। फिर अलग अलग सीजन होते हैं, पॉलिटिशियंस के सब सीजन होते हैं। जैसे एक सीजन आता है आपका जब ये नवरात्रों का सीजन आता है, तो जागरण है, जगराते हैं, रामलीलाएं हैं, दुर्गा पूजाएं हैं, फिर जो है आपका ये करवा चौथ के मेले होने शुरू हो जाते हैं, दिवाली, प्री दिवाली, ये पूरा का पूरा समय आपका इन त्योहारों में चला जाता है। फिर शादियों का सीजन आ जाता है, तो आपको दिल्ली के अंदर जो है 4 से 5 शादियों में भी अगर आप जाओगे तो आपकी 3 शादी छतरपुर में है, 1 शादी जीटी रोड करनाल रोड पे है, 2 शादी फरीदाबाद पे है। तो आप इन शादियों में जाने के लिए आपके मतलब कि आपके 5-6 घंटे रोड पे आपके बीत जाएंगे। फिर ऑब्वियसली आप रात को 2 बजे आके सोओगे तो अगले दिन फिर आपका डिस्टर्ब होता है, फिर दोपहर में सगाइयां होने लग जाती हैं, तो एक शादी का सीजन आपका चला जाता है। तो इस तरीके से जो है एक गर्मियों का सीजन आता है, जब पानी के लिए जो है ज़्यादा जो है दिक्कतें होनी शुरू होती हैं, तो आपका समय उसमें निकल जाता है। मतलब हर सीजन जो है पॉलिटिकल सीजन जो है हमारा रहता है, और उसमें जो है जो लोग सफ़र करते हैं वो वही लोग हैं जो आपके पर्सनल लोग हैं। उसमें सिर्फ परिवार नहीं है। मुझे लगता है कि परिवार को हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि परिवार सफ़र करता है, ऐसा नहीं है। आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके कुलीग्स, सबके लिए, क्योंकि आप यही टाइम काट सकते हो, और आप अपना पॉलिटिकल टाइम तो नहीं काट सकते, क्योंकि अगर आप अपनी जनता के बीच में नहीं जाओगे तो लोग तुरंत ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे यहाँ नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज अ मिनिस्टर हमारे लिए ये रहती है कि लोग हमको काउंसलर से कंपेयर करते हैं। एक विधायक के नीचे 4 या 5 काउंसलर होते हैं, 3 काउंसलर होते हैं, तो एक काउंसलर का एरिया विधायक के मुकाबले 1/3, 1/4 होता है। और अगर आप मंत्री हैं तो आपका ज्यादातर समय मंत्रालय के अंदर जाता है। तो फिर बट लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो तब भी यही होती है कि आप उतना ही उनको देखें जितना कि कोई पार्षद दिखता है। तो उसको करने के लिए भी आपको जो है बहुत सारे जो है अपने पर्सनल सेक्रीफाइसेस ही कर सकते हैं। उसके अलावा तो आपके पास और कोई, आप सरकारी काम को तो कम नहीं कर सकते, तो पर्सनल काम कम किए जाते हैं इसमें। बिजी शेड्यूल में से खुद को फिट रखने के लिए कैसे समय निकालते हैं, क्या करते हैं? देखिए, मैं तो चाहता तो हूँ मैं जिम जाऊँ रोज, मगर रोज समय नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, जैसे शादियों का सीजन आ जाता है, आप रोज रात को 2-2 बजे सो रहे हो, तो आप सुबह उठ के कैसे जिम जाओगे? ठीक है। फिर कई बार ऐसा सीजन आ जाता है सुबह सुबह आपको हॉस्पिटल्स इंस्पेक्शन में जाना है, तो भी आपका जिम ही कट होगा। या सुबह सुबह कोई और आपने, जैसे लेट से आपने कालका जी मंदिर की आपने सुबह की वो शुरू कर दी, नगर कीर्तन शुरू कर दिया आपने, तो प्रभात फेरी, तो भी आपका सुबह का जो है जिम जो है वो कटता है। तो मतलब कोई भी चीज आती है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई भी नई एक्टिविटी आपकी जुड़ेगी पॉलिटिकल या सोशल, उसकी वजह से सबसे पहली जो कैजुअलिटी होगी वो आपकी पर्सनल कैजुअलिटी होगी, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स और आपका पर्सनल टाइम। जैसे एक पॉलिटिशियन सबसे कम समय जो है अपना खाना खाने पे दे पाता है, क्योंकि आपको बाकी सारा काम करना है, आपको कॉन्फ्रेंस कॉल भी करनी है, आपको फोन पे अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन भी देनी है, आपको अपने एरिया के लोगों के फोन भी सुनने हैं, सब कुछ करना है, और आपको फिर 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी पहुंचना है। तो एक काम जो कट शॉर्ट होगा वो ब्रेकफास्ट का टाइम कट शॉर्ट होगा, कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर दोगे या आप ब्रेकफास्ट 1 मिनट में जैसा खा सकते हो। तो ये तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लाइफ की जो है ये बड़ी प्रॉब्लम है। हॉबीज क्या है आपकी, क्योंकि आप एक अलग ही बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं कि आप बड़ी से बड़ी बात भी इतने सरकाज़म में कह देते हैं कि देखिए, मेरी अब तो कोई हॉबी नहीं थी, अब तो कोई हॉबी है नहीं। अब तो मेरे को एक वक्त पे फिल्में देखना अच्छा लगता था, और अखबार पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था हमेशा। मैं बहुत बहुत पूरा अखबार पढ़ता था रोज सुबह, और अगर मैं अखबार नहीं पढ़ता तो मुझे लगता था कि और मैं कहीं भी किसी भी देश में रहा हूँ और किसी भी राज्य में रहा हूँ, तो मैं वहाँ का पूरा अखबार पढ़ के समझता था। बट तो ऐसा कोई अभी हॉबी नहीं है मेरी।
ये है कि फिल्में देखे भी बहुत समय हो जाता है और बीच में नेटफ्लिक्स देखने का समय मिलता था। अब तो पिछले 1 साल से नेटफ्लिक्स खोलने का भी समय नहीं मिला है कि आप नेटफ्लिक्स खोल लो या प्राइम वीडियो खोल लो। और मतलब जैसे गाने हैं, कोई अभी ये बताता है कि भाई ये सॉन्ग बहुत हिट है, तो अगर आप वो सुनोगे तो आप सुनोगे मैं तो इसको पहली बार सुन रहा हूँ। क्योंकि आपके पास पहले क्या होता था कि अगर आप ऑफिस जा रहा होता था, तो मैं गुड़गांव जैसे मैं ड्राइव करके जाता था तो मैं एफएम सुन लेता था, क्योंकि अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप एफएम सुन सकते हो। बट अब हमारे पास ड्राइविंग के वक्त भी जो समय है, उस वक्त भी जो है हमें लगता है कि कार का समय फोन करने के लिए आप इस्तेमाल कर लो, तो आप एफएम इसलिए नहीं चलाते गाड़ी में, क्योंकि आप गाड़ी ऑफ करके वाइल यू आर इन द कार आप फोन पे जो है ऑफिसर से या और लोगों से बात करने में, तो एक एक मिनट जो है ना वो आपका बिजी रहता है। आप खाना भी खा रहे होते हो तो आप सोच रहे होते हो कि हाथ में फोन रख के कम से कम इतनी देर में आप व्हाट्सएप देख लो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये मतलब बहुत बिजी लाइफ होती है मेरे को लगता है पॉलिटिशियंस की, या हो सकता है शायद आम आदमी पार्टी के पॉलिटिशियंस की ज्यादा बिजी लाइफ होती है। बट जनरली ये काफी जो है बिजी रहने वाला जो है प्रोफेशन है। कोई ऐसी फिल्म जो याद रहे हमेशा, जो हमेशा याद रहे? मुझे एक फिल्म हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, सत्यकाम। आप फिल्म देखिए, बट मैंने जितने भी लोगों को बताई है लोगों ने वो देखी नहीं है फिल्म। मैं सबको बोलता हूँ आप देखो वो फिल्म, बट वो नहीं देखते। तो जो लोग आपके दर्शक देख रहे हैं, तो धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की फिल्म है, उसमें एक तीसरे कैरेक्टर हैं संजीव कुमार। धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार की एक फिल्म है सत्यकाम, बहुत अच्छी फिल्म है, आप उसको जरूर देखिए। एक दूसरी और बहुत अच्छी फिल्म है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की, उसका नाम है आविष्कार। वो मूवी जिन लोगों ने देखी उनको वो मूवी देखनी चाहिए। उसके अलावा कई अंग्रेजी फिल्में हैं जो बहुत अच्छी हैं, जैसे शॉशैंक रिडेम्पशन बड़ी अच्छी मूवी है, द ग्रीन माइल बहुत अच्छी मूवी है, और नई फिल्मों के अंदर जो मैंने देखी हैं उसके अंदर खोसला का घोंसला बहुत अच्छी फिल्म है। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर ये बहुत अच्छी फिल्म है। और जो अभी हाल ही में आई थी, इवन ये बहुत अच्छी पुष्पा भी अच्छी फिल्म थी, कुछ साल 2 साल पहले, शायद 1-1.5 साल पहले आई थी। तो बट अब जो है पिछले कुछ दिनों में साल भर में आई हैं वो कुछ नहीं दे पाए। इसमें तो हम एलजी की फिल्में देख रहे हैं। आखिरी सवाल सर, क्या इश्यूज इस बार देख रहे हैं आप चुनावों में, खासतौर से अपनी सीट पे? अगर आप देखिए अपनी सीट पे मेरे जो है कोई खास सच जो है वो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि ग्रेटर कैलाश का चुनाव तो मुझी पे केंद्रित है एक्चुअली। वो लोग जो मुझे चाहते हैं कि मैं एमएलए बनूं, और वो लोग जो चाहते हैं कि बीजेपी का जीत जाए, चाहे कोई भी जीत जाए, ये चला जाए, तो ऐसा हमारा चुनाव के अंदर, मैंने अभी जो चुनाव की मीटिंग्स भी की हैं, मैं उसमें बड़ा साफ बोलता हूं। मैं उसके अंदर अपने समर्थकों को भी यही कहता हूं कि भाई आप मेरे नाम पे वोट मत मांगो, आप ये कह के वोट मांगो कि जिसने काम किया है ग्रेटर कैलाश कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको वोट दो। और अगर आप काम के नाम पे वोट मांगोगे तो वोट अपने आप ही हमें मिलेगा। और हम ये भी बोलते हैं कि पिछले 10 सालों में जो एमएलए के काम हैं वो तो हमने किए ही हैं, मगर जो काम एमसीडी काउंसलर के थे, जैसे कि इंटरनल रोड्स बनवाना, इंटरनल ड्रेन्स बनवाना, पार्कों के अंदर गजीबो लगवाना, झूले लगवाना, जिम लगवाना, पार्कों में लाइट्स लगवाना, हाई मास्ट लाइट लगवाना, ये तमाम काम, चाहे बूम बैरियर लगाना, चाहे सिक्योरिटी गेट लगाना, डेकोरेटिव लाइट लगाना, तमाम तरीके काम जो हैं ये एमसीडी के काम है, एमसीडी के काउंसलर के काम है। मगर वो भी पिछले 10 वर्षों में आप किसी भी पार्क में चले जाओ ग्रेटर कैलाश के, और पिछले 10 साल में उन पार्कों में हुए काम आप पूछ लो, या उस कॉलोनी में पूछो, भाई पिछले 10 साल में जितने भी सरकार ने काम कराए हैं उनकी लिस्ट बना लो। मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि उसमें 80% काम मेरे द्वारा कराए गए होंगे। 20% में सब आ जाएंगे, काउंसलर, एमपी, केंद्र सरकार, सब 20% में आ जाएंगे, और कई जगह तो 20% भी नहीं है। काम की आपने बात की, लेकिन इस दौरान वो दौर भी था जब आपके सभी बड़े नेताएं, मुख्यमंत्री भी जो है वो जेल में गए। उस दौर में खुद को कैसे आपने संभाला? जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी और ये भी डर था कि कहीं जेल ना जाना पड़े। देखिए जहां तक उस समय की बात है, उस वक्त तो हमने बिल्कुल सोचा ही नहीं।
कि कौन जेल जाएगा और कौन नाराज होगा और कौन खुश होगा, इसको हमने नहीं सोचा। हमने जो जिस पार्टी ने हमें बनाया, जिस पार्टी ने हमें एक साधारण आदमी से एमएलए बनाया, जिस पार्टी ने हमें एक पहचान दी, हमारे ऊपर इतना भरोसा किया, जिस लीडरशिप ने हमें मंत्री बनाया, हमारा तो सीधा ध्येय ये है कि जो इतने अच्छे नेक लोगों के पीछे इस तरीके से जो है पड़ सकते हैं और उनको षड्यंत्रों में फिर फंसा के जो है जेल भेज सकते हैं, वो लोग समाज के दुश्मन हैं, वो लोग जो है अधर्मी हैं, वो लोग पापी हैं। और मतलब हम जैसे आप जब युद्ध में जाते हैं तो फिर आप ये नहीं सोचते कि आपको भी तीर लग सकता है या आपका भी कोई नुकसान होगा, जो होगा सो होगा, वो तो देखा जाएगा। मगर हमारे टारगेट पे वो लोग थे और हमने कहीं पे भी हमारे दिमाग में, दिल में कोई इतना सा भी डर हमारे मन में नहीं आया। हमारे में था ये आर या पार की लड़ाई है और इसके अंदर जितने भी हमारे पास असला है, जितने भी हमारे पास सैनिक है हमारे अंदर, हम सब जो है लड़ के मरने के लिए खत्म हो जाने के लिए तैयार हैं। बट हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे नेता आए जेल से बाहर और उन्होंने बोले अरे यार ये तो हमारी फौज पीछे हट गई। हमारे नेता जब आए बाहर तो उनको लगा कि उनके जाने के बाद भी जो है उनके जो सिपाही है वो आगे ही बढ़ते रहे। हम लोग कहीं पे हमने एक कदम पीछे नहीं हटाया। कहीं पे कोई भी राजनीतिक जो है कमेंटेटर ये नहीं कह सकता कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जी के जेल के जाने के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पे आई हो, आम आदमी पार्टी डिफेंसिव हुई हो या आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पे हमले कम कर दिए हों। अगर हमले पहले दिन में 1 होते थे तो इन लोगों के जेल में जाने के बाद दिन में 2 या 3 हमले जो है हमने किए। और मुझे लगता है कि उसका नतीजा है कि लोगों को इस चीज पर विश्वास हुआ कि आम आदमी पार्टी एज अ ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रास रूट से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, जमीनी ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि ये हवा के अंदर एक बबल है, एक गुब्बारा है जिसको आपने ऊपर से अगर आपने इसको पंचर कर दिया तो ये आम आदमी पार्टी जो है पूरी सी पूरी खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को और पूरे देश को आई थिंक इसके बाद ये चीज समझ में आ गई है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद करके आप आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी और स्ट्रांग हो जाएगी। हमारे ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो उभर के आए। जैसे मैं अगर मंत्री बन गया तो मेरी विधानसभा के अंदर, क्योंकि मैंने अपनी विधानसभा के कामों को कम देखा, तो मेरी विधानसभा के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग उभर के आए जिन्होंने मेरे पीछे विधानसभा के काम करवाए, लोगों से मिले, लोगों के मसले हल करे, ये सब कराए। तो मुझे लगता है कि हमारी लीडरशिप की जेल जाने की वजह से कई लेवल्स पे हमारी पार्टी के अंदर नई लीडरशिप निकल के आई, वार्ड के लेवल पे, बूथ के लेवल पे, मंडल के लेवल पे, असेंबली के लेवल पे, और वो अपने आप को सिद्ध कर पाई कि हम लोग भी जो है पार्टी को बुरे समय में बचाने के लिए जो है आगे आएंगे। सर, इस समय में एक और भी चीज हुई जब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब ये खबरें भी बाहर आई, र्यूमर्स जिन्हें आपने कहा कि सौरभ भारद्वाज इससे बहुत नाराज हैं, सीनियर होने के नाते उन्हें मौका नहीं दिया गया, और यहाँ तक के र्यूमर्स उड़े कि आप तो ये भाजपा ज्वाइन करें। नहीं, ये तो आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के करीब 2 महीने बाद इस तरीके की र्यूमर जो है वो उड़ाई गई। और जो है क्योंकि आपने पूछा है तो देखिए, मेरे से डायरेक्ट बात करने की तो किसी ने में वो था नहीं, मगर इतना जरूर हुआ कि जो लोग हमारी पार्टी से गए थे उन्होंने 1-2 लोगों से ये कोशिश की कि जो है सौरभ भी हमारी पार्टी में आ जाएं, ठीक है। और ये बात अरविंद जी को भी पता है कि उन्होंने कोशिश की है, और उनको ये भी पता है कि मेरे से डायरेक्ट बात जो है इन लोगों ने नहीं की है। किससे बात करी है वो भी अरविंद जी को बताया गया, और अरविंद जी को समझ में आ रहा था कि वो पार्टी के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को बहुत फैलाने की कोशिश की कि हमारे यहाँ विधानसभा के अंदर भी जो है ग्रुप्स पे डाला गया कि सौरभ भारद्वाज हमारे आने वाले हैं, और जो है भारतीय जनता पार्टी। तो मेरा मानना यह है कि जब
मेरी भारतीय जनता पार्टी से डील हो रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी कभी इस बात को पब्लिक नहीं करेगी कि सौरभ भारद्वाज हमारे आने वाले हैं, क्योंकि वो तो फिर पहले ले आएंगे, फिर इस बात को आगे करेंगे। मुझे लगता है कि उनका एक प्रयास था कि पार्टी की लीडरशिप के अंदर जो है इस तरह से जो है कंफ्यूजन डाली जाए, बट हमारी पार्टी बड़ी क्लियर है इस चीज़ की, और इस चीज़ के प्रयास जो हैं कई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस द्वारा भी किए गए कि वो इस तरह से करें, बट मुझे लगता है कि सभी को मालूम है कि कितने हमले जो हैं एलजी लगातार मेरे ऊपर करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा करते रहे हैं। मतलब मेरे सारे ओएसडीज तक को निकाल दिया था एक समय पे उन्होंने, सारे लोगों को या तो सस्पेंड कर दिया गया या उनको हटा दिया गया, और इस तरीके की काफ़ी कोशिशें की गई, काफ़ी इंक्वायरीज करने की कोशिश की गई, इन्वेस्टिगेशंस करने की कोशिश की गई, बट कुछ कर नहीं पाए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।